इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म साधारण होता है, लेकिन जिनका प्रभाव सदियों तक रहता है। एक ऐसा बालक जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई राजवंश नहीं, कोई सिंहासन नहीं, लेकिन वही बालक यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर करता है, नंद वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को गिराता है और भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। क्या वह सच में एक दासी का पुत्र था? सिकंदर महान से उसका क्या संबंध था? चाणक्य ने उसे कैसे खोजा और कैसे एक गुमनाम लड़का बना भारत का सम्राट? यह कहानी है साजिशों की, रणनीति की, राजनीति की और एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को समझने के लिए हमें उस भारत को समझना होगा जो उसके जन्म से पहले अस्तित्व में था। आज जैसा एक अखंड भारत तब मौजूद नहीं था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कई हिस्सों में बंटा हुआ था। अलग अलग राज्य, अलग अलग राजा और आपस में लगातार संघर्ष। ये काल महाजनपदों का काल था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें कौशल, वत्स, अवंती, गांधार जैसे राज्य थे, लेकिन इन सब में जो सबसे अधिक शक्तिशाली था वह था मगध। मगध केवल एक राज्य नहीं था, यह शक्ति, धन और सैन्य बल का केंद्र था। मगध पर उस समय शासन कर रहा था नंद वंश। ग्रीक इतिहासकार डायोडोरस और क्योटियस रफस के अनुसार नंदों की सेना उस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती थी। उनके पास थे लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और युद्ध में प्रयोग होने वाले हजारों हाथी। यह वही सेना थी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े आक्रमणकारी भी कांप जाते थे। नंद वंश का अंतिम और सबसे कुख्यात राजा था धनानंद। उसके पास अपार धन था, लेकिन जनता के लिए न्याय नहीं था। भारी कर, निर्दयी व्यवहार और घमंड से भरा शासन, यही कारण था कि मगध की जनता अंदर ही अंदर सुलग रही थी। लेकिन कोई विद्रोह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि नंदों की सेना अजेय मानी जाती थी। इसी समय भारत के पश्चिम में एक और शक्ति उभर रही थी। नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे इतिहास सिकंदर महान के नाम से जानता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंचा। उसने पहले ही फारस साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और अब उसकी नजर भारत पर थी। भारत में सिकंदर का सामना हुआ राजा पोरस से। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया यह युद्ध इतिहास में हाइदास्पेस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हालांकि सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन राजा पोरस की वीरता ने उसे प्रभावित कर दिया। यह पहली बार था जब सिकंदर ने किसी पराजित राजा को सम्मान के साथ शासन सौंपा। सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था मगध की ओर, लेकिन जब उसकी सेना को पता चला कि नंदों के पास हजारों युद्ध हाथी हैं और एक विशाल सेना है, तो यूनानी सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यहीं पर सिकंदर की विजय यात्रा भारत में रुक गई। इसी राजनीतिक उथल पुथल के दौर में इतिहास के मंच पर एक बालक जन्म लेता है। नाम चंद्रगुप्त, लेकिन उसका जन्म आज भी रहस्य है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कुल से था। कुछ कहते हैं कि उसकी मां एक दासी थी और उसका पालन पोषण साधारण परिस्थितियों में हुआ। जैन और बौद्ध ग्रंथ इसे एक साधारण जन्म बताते हैं जो आगे चलकर असाधारण बन जाता है। इतिहास में कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नियति बदल देता है। चंद्रगुप्त के जीवन में वह व्यक्ति था चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का यह आचार्य राजनीति, अर्थशास्त्र और रणनीति का महान विद्वान था। कहते हैं चाणक्य नंद दरबार पहुंचा, लेकिन राजा धनानंद ने उसका अपमान कर दिया। उसी दिन चाणक्य ने शपथ ली कि वह नंद वंश को जड़ से समाप्त करेगा, लेकिन इसके लिए उसे चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो केवल राजा न बने बल्कि साम्राज्य बना सके। एक दिन चाणक्य की नजर एक किशोर पर पड़ी। वह बच्चों के साथ राजा राजा का खेल खेल रहा था, लेकिन उसके आदेशों में नेतृत्व था। चाणक्य समझ गया, यही वह बालक है जिसे इतिहास याद रखेगा। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर पहुंचा तक्षशिला। यहीं उसे सिखाया गया युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और साम्राज्य निर्माण। एक साधारण बालक अब तैयार हो रहा था इतिहास बदलने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तक्षशिला केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह उस युग का सबसे बड़ा बौद्धिक और रणनीतिक केंद्र था। दूर दूर से छात्र आते थे, गांधार से, मध्य एशिया से और यहाँ तक कि यूनान से भी। यहीं एक साधारण बालक चंद्रगुप्त धीरे धीरे एक योद्धा में ढल रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल तलवार चलाना नहीं सिखाया, उसे सिखाया गया कब युद्ध करना है और कब पीछे हटना है, कब सच बोलना है और कब मौन रखना है, कब शत्रु पर आक्रमण करना है और कब उसे अपने ही अहंकार से मरने देना है। चाणक्य का मानना था युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। उससे पहले राजनीति, कूटनीति, जासूसी और मनोविज्ञान। चंद्रगुप्त को राजा बनने से पहले शासक बनना सिखाया जा रहा था। तक्षशिला में चंद्रगुप्त ने जाना कि एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी सूचना होती है। कौन सा मंत्री वफादार है, कौन सा सेनापति बिक सकता है और कौन सा शत्रु भीतर से खोखला है। वर्षों की तैयारी के बाद चाणक्य को लगा अब समय आ गया है नंद वंश के खिलाफ पहली चाल चलने का। यह आसान नहीं था। नंद साम्राज्य अब भी अपार शक्तिशाली था, लेकिन जनता के भीतर असंतोष बढ़ रहा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे मगध पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यह एक साहसी कदम था, लेकिन यह एक गलती भी थी। सेना छोटी थी, अनुभव सीमित था और नंदों की राजधानी सुरक्षित। युद्ध हुआ, लेकिन परिणाम वही हुआ जो अनुभवहीनता से होता है। चंद्रगुप्त की सेना हार गई, कई सैनिक मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और चंद्रगुप्त पहली बार पराजय का स्वाद छक रहा था। यह क्षण किसी और को तोड़ देता, लेकिन चंद्रगुप्त टूट नहीं रहा था। वह चुप था, गंभीर था और सोच रहा था। कहते हैं पराजय के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक स्त्री गरम खिचड़ी बना रही थी। उसका बच्चा बीच से खाने लगा और जल गया। मां ने कहा, मूर्ख, हमेशा किनारे से शुरू किया जाता है। चाणक्य वहीं रुक गया। उसने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, यही हमारी गलती थी। हमने बीच से आक्रमण किया, हमें किनारों से शुरुआत करनी होगी। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, यह रणनीति का जन्म था। अब लक्ष्य बदल गया। सीधा मगध नहीं, पहले उसके चारों ओर के राज्य। सीधे राजा नहीं, पहले उसकी शक्ति के स्तंभ। चंद्रगुप्त अब युद्ध नहीं, योजना लड़ रहा था। उसी समय उत्तर पश्चिम भारत अस्थिर था। सिकंदर भारत छोड़ चुका था, लेकिन उसके सेनापति अब भी वहां थे। ये यूनानी गवर्नर आपस में संघर्ष कर रहे थे और यही चंद्रगुप्त के लिए एक अवसर था। ग्रीक स्रोत बताते हैं चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी सेनापतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष किए। धीरे धीरे उनकी चौकियां गिरने लगी। जनता चंद्रगुप्त का साथ देने लगी क्योंकि वह विदेशी शासकों के खिलाफ लड़ रहा था। यहीं से चंद्रगुप्त केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक नेता बन गया। अब चंद्रगुप्त के पास अनुभवी सैनिक थे, युद्ध से सीखी रणनीति थी और जनता का समर्थन था। सेना अब केवल हथियारों से नहीं, विश्वास से मजबूत हो रही थी। चाणक्य ने एक व्यापक जासूसी तंत्र खड़ा किया। नंद दरबार के भीतर सूचनाएं पहुंचने लगी। कौन मंत्री असंतुष्ट है, कौन सेनापति राजा से नाराज है, सब कुछ। चंद्रगुप्त अब वह बालक नहीं था जो तक्षशिला आया था। वह हार चुका था, सीख चुका था और अब तैयार था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बाहर से शांत दिखती थी। राजमहल में सोने की दीवारें थीं, खजाने भरे हुए थे और हाथियों की चिंगाड़ दूर दूर तक गूंजती थी। राजा धनानंद अब भी खुद को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक मानता था। उसे यह आभास भी नहीं था कि उसका साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका है। धनानंद की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसने मंत्रियों पर भरोसा करना छोड़ दिया था, सेनापतियों को डर से चलाता था और जनता को सिर्फ कर वसूलने का साधन समझता था। मगध की गलियों में अब ऐसे लोग घूम रहे थे जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। कोई व्यापारी बनकर, कोई साधु बनकर, कोई कलाकार बनकर। ये थे चाणक्य के जासूस। वे जानते थे कौन मंत्री राजा से नाराज है, कौन सैनिक वेतन से असंतुष्ट है और कौन दरबारी सत्ता बदलने का इंतजार कर रहा है। मगध की जनता पहले ही थक चुकी थी। भारी करों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। व्यापारी राजा से घृणा करने लगे थे
सेना में भी असंतोष फैल चुका था, और जब जनता और सेना दोनों असंतुष्ट हों तो सबसे मजबूत किला भी ढह जाता है। इस बार सीधा युद्ध अकेला हथियार नहीं था। चाणक्य ने नंद साम्राज्य को भीतर से तोड़ने की योजना बनाई। राजधानी को चारों ओर से नहीं, भीतर से घेरना था। जब चंद्रगुप्त की सेना मगध की सीमाओं तक पहुंची तो दृश्य बदला हुआ था। यह वही सेना नहीं थी जो पहली बार हारी थी। यह अब अनुभवी, अनुशासित और उद्देश्य से भरी सेना थी। युद्ध हुआ, लेकिन यह केवल तलवारों का युद्ध नहीं था। यह रणनीति बनाम घमंड का युद्ध था। नंदों की विशाल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन मन से कमजोर। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, नंद सैनिक पीछे हटने लगे। कुछ ने हथियार डाल दिए, कुछ ने विद्रोह कर दिया। राजधानी पाटलिपुत्र, जो कभी अजेय मानी जाती थी, अब गिर रही थी। इतिहास इस पर एकमत नहीं है कि धनानंद का अंत कैसे हुआ। कुछ ग्रंथ कहते हैं वह मारा गया, कुछ कहते हैं उसे निर्वासित किया गया। लेकिन एक बात तय है, उसका शासन समाप्त हो चुका था। मगध की जनता ने पहली बार आजादी की सांस ली। दरबार के दरवाजे खुले, कर घटाए गए, अन्याय समाप्त हुआ, और उसी धरती पर जहां कभी धनानंद बैठा करता था, अब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गुमनाम था, अब भारत का सम्राट था। यह केवल एक राजा का उदय नहीं था, यह भारत के पहले वृहद साम्राज्य का जन्म था। चंद्रगुप्त ने केवल मगध नहीं जीता, उसने एक प्रणाली बनाई, एक ऐसा शासन जो कानून, अनुशासन और प्रशासन पर आधारित था। चाणक्य अब केवल आचार्य नहीं था, वह साम्राज्य का मस्तिष्क था। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत में फैलने लगा। गंगा घाटी से लेकर उत्तर पश्चिम तक एक झंडा, एक सत्ता, एक व्यवस्था। भारत पहली बार एक राजनीतिक इकाई बन रहा था। जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो उसका विशाल साम्राज्य एक साथ नहीं टिक सका। यूनान से लेकर मिस्र तक फैली सत्ता उसके सेनापतियों में बंट गई। इतिहास इन्हें डियाडोची के नाम से जानता है। इन्हीं में से एक था सिल्यूकस निकाटर। सिल्यूकस का सपना था सिकंदर के पूर्वी क्षेत्रों को फिर से अपने अधीन लाना। उसकी नजर भारत पर थी। वह मानता था सिकंदर जो अधूरा छोड़ गया वह उसे पूरा करेगा। सिल्यूकस अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा, लेकिन यह वही भारत नहीं था जिसे सिकंदर ने देखा था। अब यहां चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, एक संगठित, अनुशासित और विशाल साम्राज्य। यह युद्ध सिर्फ सीमा का विवाद नहीं था, यह दो सभ्यताओं की टक्कर थी, यूनानी रणनीति और भारतीय संगठन। सिल्यूकस की सेना अनुभवी थी, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना संख्या और अनुशासन में कहीं अधिक मजबूत थी। चंद्रगुप्त सीधे निर्णायक युद्ध की ओर नहीं बढ़ा। उसने सीमाओं को सुरक्षित किया, आपूर्ति मार्ग काटे और दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर किया। यह वही रणनीति थी जो उसने नंदों के खिलाफ सीखी थी। युद्ध हुआ। इतिहास इस युद्ध का विस्तृत वर्णन नहीं देता, लेकिन परिणाम स्पष्ट है। सिल्यूकस जीत नहीं सका। एक यूनानी राजा के लिए यह असाधारण बात थी। अंततः दोनों शक्तियों के बीच एक संधि हुई। यह केवल युद्ध विराम नहीं था, यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। सिल्यूकस ने भारत के विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। इन हाथियों ने आगे चलकर यूनानी युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई। कई इतिहासकार मानते हैं इस संधि के तहत एक वैवाहिक संबंध भी बना। हालांकि विवरण अस्पष्ट हैं, लेकिन यह स्पष्ट है भारत और यूनान अब शत्रु नहीं थे। सिल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को पाटलिपुत्र भेजा। यह पहली बार था जब किसी विदेशी ने मौर्य साम्राज्य को इतनी निकटता से देखा। मेगास्थनीज ने भारत पर एक ग्रंथ लिखा, इंडिका। हालांकि यह ग्रंथ आज पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके अंश हमें बताते हैं पाटलिपुत्र का वैभव, मौर्य प्रशासन, विशाल सेना और संगठित समाज, यह सब चंद्रगुप्त की शक्ति का प्रमाण है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र लकड़ी से बना एक विशाल शहर था। उसकी दीवारें, उसके द्वार और उसकी व्यवस्था उस समय की दुनिया में अद्वितीय थी। सिल्यूकस से संधि के बाद मौर्य साम्राज्य केवल भारतीय नहीं रहा,
वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। भारत अब दुनिया के नक्शे पर एक शक्ति था। युद्ध जीतना कठिन होता है, लेकिन शांति बनाए रखना उससे कहीं अधिक कठिन। चंद्रगुप्त मौर्य अब केवल एक विजेता नहीं था, उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, इतने विशाल साम्राज्य को सही ढंग से चलाना। एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो व्यक्ति पर नहीं, सिद्धांतों पर आधारित हो। यहीं पर चाणक्य का असली योगदान सामने आता है। उसने जो ज्ञान तक्षशिला में सिखाया था, उसे अब व्यवहार में उतारा जा रहा था। चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं था, यह राज्य चलाने का पूरा विज्ञान था। मौर्य साम्राज्य पूरी तरह केंद्रीकृत शासन पर आधारित था। अंतिम निर्णय सम्राट का होता था, लेकिन हर निर्णय सूचना, सलाह और जांच के बाद लिया जाता था। राजा भावना से नहीं, तर्क से शासन करता था। इतने बड़े साम्राज्य को सीधे नियंत्रित करना संभव नहीं था, इसीलिए मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। हर प्रांत का एक शासक था जो सीधे सम्राट को उत्तरदायी था। यह व्यवस्था राज्य को स्थिर बनाए रखने के लिए थी। पाटलिपुत्र केवल राजधानी नहीं थी, यह प्रशासन का मस्तिष्क था। यहीं से कर व्यवस्था, सेना, व्यापार और न्याय सब नियंत्रित होता था। मेघस्थनीज के विवरणों के अनुसार शहर कड़ी सुरक्षा में था और सुव्यवस्थित था। मौर्य शासन में कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, न्याय राज्य की जिम्मेदारी थी। अपराध के लिए दंड कठोर थे, लेकिन नियम स्पष्ट थे। इसका उद्देश्य डर नहीं, व्यवस्था बनाए रखना था। राज्य की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है। चंद्रगुप्त के शासन में कर अनिवार्य थे, लेकिन मनमाने नहीं। किसानों से उपज का एक निश्चित भाग लिया जाता था। व्यापारियों पर निगरानी रखी जाती थी, लेकिन व्यापार को प्रोत्साहन भी दिया जाता था। अर्थशास्त्र में कृषि को राज्य का आधार माना गया है। सिंचाई के लिए नहरें बनवाई गईं। भूमि की माप और उपज का हिसाब राज्य द्वारा रखा जाता था। यह उस समय के लिए अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य की सेना सिर्फ बड़ी नहीं थी, वह संगठित थी। पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी, हर इकाई का अपना कमांड था। सेना राजा की निजी शक्ति नहीं, राज्य की संस्था थी। चाणक्य जानता था, खतरे हमेशा सीमा से नहीं आते, इसलिए एक विस्तृत जासूसी तंत्र बनाया गया। राज्य के भीतर और बाहर सूचना पहुंचती रहती थी। यह तंत्र राज्य को संकट से पहले सावधान कर देता था। मौर्य काल में नगर जीवन फला फूला। शिल्पकारों को राज्य का संरक्षण मिला, सड़कें बनी, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए गए। भारत अब केवल आत्मनिर्भर नहीं था, वह व्यापारिक शक्ति बन रहा था। इस युग के सिक्के, मोहरें और अवशेष आज भी चंद्रगुप्त के शासन की गवाही देते हैं। पंचमार्क कॉइन्स मौर्य अर्थव्यवस्था के सबसे ठोस प्रमाण हैं। पहली बार भारत में एक ऐसी सत्ता थी जो केवल युद्ध से नहीं, व्यवस्था से चल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य को व्यक्ति से ऊपर रखा। चंद्रगुप्त मौर्य अब अपने जीवन के उस मोड़ पर था जहां हर सपना पूरा हो चुका था। एक विशाल साम्राज्य, अनुशासित प्रशासन, अजेय सेना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। भारत पहली बार एक स्थिर शक्ति बन चुका था। लेकिन इसी स्थिरता के बीच चंद्रगुप्त के मन में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। इतिहास अक्सर विजेताओं की तलवार देखता है, लेकिन उनके मन में उठते प्रश्न दुर्लभ होते हैं। चंद्रगुप्त पूछ रहा था, क्या यही जीवन है? क्या सत्ता ही अंतिम सत्य है? यही प्रश्न उसे सत्ता से संन्यास की ओर ले जा रहा था। इसी समय चंद्रगुप्त का संपर्क हुआ जैन आचार्य भद्रबाहु से। जैन ग्रंथों के अनुसार भद्रबाहु अपने समय के महान तपस्वी थे। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, त्याग और आत्मसंयम पर आधारित थी। जैन परंपराओं के अनुसार मगध में भयानक अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए और चंद्रगुप्त एक सम्राट होते हुए भी सब कुछ छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। चंद्रगुप्त ने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। यह कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं थी, यह एक चेतन निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास में दुर्लभ है। चंद्रगुप्त दक्षिण भारत पहुंचा। कर्नाटक की भूमि पर स्थित श्रवणबेलगोला आज भी उस यात्रा की गवाही देता है। वहां वह एक सम्राट नहीं था, वह एक साधक था। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने सल्लेखना का व्रत लिया। यह आत्महत्या नहीं थी,
यह पूर्ण चेतना के साथ शरीर को त्यागने की आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे पूर्ण संयम के साथ अहिंसा में लीन होकर एक सम्राट इतिहास से अमर हो गया। श्रवणबेलगोला में आज भी शिलालेख मिलते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु का उल्लेख करते हैं। यह प्रमाण बताते हैं कि यह केवल कथा नहीं, इतिहास है। चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन संभाला बिंदुसार ने। उसने मौर्य साम्राज्य को स्थिर रखा और बिंदुसार के बाद आया एक ऐसा नाम जो दुनिया जानती है, अशोक। लेकिन अशोक की नींव चंद्रगुप्त ने ही रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ भारत का पहला सम्राट नहीं था, वह राज्य निर्माण का प्रथम महान उदाहरण था। उसने दिखाया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं, व्यवस्था से आती है। आज भी जब हम भारत के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रारंभिक स्तंभ की तरह खड़ा दिखाई देता है। एक गुमनाम बालक जो सम्राट बना, एक सम्राट जो साधु बना। इतिहास में बहुत से राजा आए, बहुत से साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए अमर है क्योंकि उसने सत्ता भी जी और त्याग भी। और शायद यही कारण है कि आज भी उसका नाम इतिहास में श्रद्धा से लिया जाता है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल जीत में नहीं बल्कि छोड़ देने में भी होती है।